जोहार। जैसा कि आपको पता है कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट आ चुका है और मेंस के बाद इंटरव्यू होता है, आप लोगों को ये जानकारी होगी। और आज हम बैठे हैं इसी मुद्दे पे बात करने के लिए कि कैसे जेपीएससी मेंस के बाद इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया जाए। और इस मुद्दे पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं अजय शाह सर, जो कि ये जेपीएससी यूपीएससी के एक्सपर्ट हैं, पढ़ाते हैं बच्चों को और चाणक्य अकेडमी में पिछले 8 सालों से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं और बच्चे सफल भी हो रहे हैं जो इनके पढ़ाए हुए हैं। तो इस मुद्दे पे आज इनसे बात करेंगे। और आप सभी बच्चे जो जेपीएससी में पास हो चुके हैं, सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि मेंस एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होता है। इंटरव्यू तो 100 नंबर का आपका है, बट जो मेंस का मार्क्स है वो बहुत मैटर करेगा आपके नेक्स्ट स्टेज में जाने का, आपके रिजल्ट में आपका नेम को लेके आने का। तो आज हम सर से बात करेंगे और जो सबसे पहला सवाल सर से मेरा रहेगा कि सर, जैसा कि आप जानते हैं कि जेपीएससी मेंस का रिजल्ट ये जो है आ चुका है, तो अब इंटरव्यू होने वाला है और इसमें टाइम बहुत कम है। जैसा कि नोटिफाई हुआ है कि 9 जून के आसपास इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगी, तो मुश्किल से 15 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। तो बच्चे इस टाइम पे इंटरव्यू की तैयारी कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि स्टार्ट तो करना होगा, बहुत बच्चे फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहे हैं, उनका अप्रोच सर कैसा हो? देखिए सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं ये मालूम होना चाहिए कि जो इंटरव्यू इसका पर्पस क्या है, इंटरव्यू आखिर होता क्यों है, इंटरव्यू का मायने क्या है। और इस बात को समझना जरूरी है कि जिन बच्चों ने ऑलरेडी प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया है, मेंस क्वालिफाई कर लिया है, इसका मतलब ये वैसे स्टूडेंट्स जो कि इंटेलेक्चुअली साउंड है, जिनके पास में नॉलेज की कमी नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जब इंटरव्यू में जाएंगे तो इनका नॉलेज टेस्ट यहाँ पर नहीं होना है। तो मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा। हमें ये समझना जरूरी है कि इंटरव्यू जो पैनल होता है या फिर बोर्ड होता है, उसकी डिमांड क्या है, इंटरव्यू को आखिर चाहिए क्या। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि हमारे जो इंटरव्यू वर्ड अगर आप देखें तो इंटरव्यू वर्ड का जो लिटरल मीनिंग है वो होता है कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं और बातें करके जो सामने वाला आदमी है उसकी पूरी जो पर्सनैलिटी है, उसमें क्या क्या ट्रेड्स है उसके पर्सोना में, इसको निकालना ये इंटरव्यू का पर्पस होता है। ये सबसे पहले हमें जानना चाहिए। सोशियोलॉजी में कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं, चार्ल्स कोले है, उसकी एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं लुकिंग ग्लास थ्योरी। लुकिंग ग्लास थ्योरी का मतलब होता है कि हम जब भी सोसाइटी में किसी से बात करते हैं, हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं, किसी के सामने हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि हमें कोई देख रहा है और सोसाइटी उसका मिरर होती है। जैसे मान लीजिए अभी हम दोनों को बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एक बात है कि हमें देखने वाले जो लोग हैं वो जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं और जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया है, यानी उन लोग को नॉलेज काफ़ी ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम कोई गलती नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्शन गलत नहीं बता सकते हैं, आईपीसी का सेक्शन गलत नहीं बता सकते, क्योंकि वो नॉलेजेबल लोग हमें सुन रहे हैं। दूसरी बात, मुझे ये मालूम है कि ये जो है यूट्यूब पे जाने वाला है, यानी कि लाइफ टाइम के लिए रहेगा। यानी ऐसा नहीं क्लास की जैसे आज कुछ स्लिप कर गया और उसके बाद ये मिट नहीं सकता, ये हमेशा के लिए यूट्यूब में रहने वाला है। तो मैं बहुत कॉन्शियस हूँ इस चीज़ को लेकर के, क्योंकि मुझे मालूम है देखने वाले कौन से लोग हैं। तो मेरा बिहेवियर यहाँ पर, मैं जो भी बोलूँगा इस चीज़ को ध्यान में रखूँगा। ये कुलेस की लुकिंग ग्लास थ्योरी है। तो उसी लुकिंग ग्लास थ्योरी को स्टूडेंट्स को यहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करना चाहिए। उन्हें ये समझना चाहिए कि जब वो इंटरव्यू बोर्ड में जाएंगे पैनल के सामने, तो जो पैनल में लोग बैठे हुए हैं और वो उनसे जो कॉन्वर्सेशन हो रहा है, जो भी बातें होंगी, उन बातों का मकसद क्या है। उन बातों का मकसद है एक सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करना। यानी कि जो पैनल बैठा हुआ है वो सिविल सर्वेंट को सेलेक्ट करना चाहता है, ऐसा सिविल सर्वेंट जो कि कल को जाकर के झारखंड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का बैकबोन बनेगा और अभी लोअर ब्यूरोक्रेसी में अभी फिलहाल रहेगा, लेकिन कल को जाकर के काफ़ी हायर पोजीशन में बैठेगा। ऐसे लोगों को उठाना है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए कि ब्यूरोक्रेट्स में कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं, जिन क्वालिटीज़ को इंटरव्यू ढूंढेगा, और ये क्वालिटीज़ प्रीलिम्स और मेंस में अभी तक चेक नहीं हुआ है। सर, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूंगा। जैसे कि आपने बताया कि इसमें पर्सनालिटी क्वालिटी जो एक स्टूडेंट का है, तो किस टाइप का पर्सनालिटी उसको अप्रोच करना चाहिए अभी से, क्या क्या उसे अपने पर्सनालिटी में ध्यान रखना है, क्या फ्लॉज जिसका पर्सनालिटी का है जिसको इंटरव्यू के लिए ठीक करना चाहिए। क्योंकि लोग ये सुन रहे हैं आपको, तो वो जानना चाहेंगे कि क्या पर्सनालिटी चेंज उनको लेके आना है, 15 डेज में क्या कर सकते हैं। राइट। देखिए, सबसे पहली बात तो सत्यम जी है कि 15 दिन में हम अपने पूरे पर्सोना को डेवलप नहीं कर सकते। जी सर, आप जो हैं आप वही हैं, आप इसको बहुत डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन जब आप चीज़ों को लेकर के कॉन्शियस होंगे, आपको मालूम रहेगा कि डिमांड क्या है, तो आप उस डायरेक्शन में चीज़ों को मोड़ सकते हैं। यानी एक लिसनिंग स्किल होता है। जैसे वो बच्चे एंटर करते हैं, हम लोग सुनते हैं, ऐसा इंटरव्यू में होता है कि बच्चे कैसे एंटर किए, कैसे बैठे, उनके सामने ग्लास रखा है पानी का, वो कैसे पिए, जो सुनते हैं हम लोग मतलब रोज़मर्रा के ये दिनों में। तो कैसे उनको क्या क्या ध्यान रखना है, क्या मतलब क्या पहनना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे सुनना है, कैसे जवाब देना है, इसमें क्या अंतर लेके आना चाहिए उनको 15 डेज में? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि सिविल सर्वेंट्स के अंदर क्वालिटी क्या क्या चाहिए। मैं आपको 4-5 क्वालिटीज़, प्राइम क्वालिटीज़ बताऊंगा जो कि यूपीएससी हो या फिर जेपीएससी इन पैनल्स को डिमांड करता है।
सबसे पहले पैनल का डिमांड होता है कि जो हम जिनका इंटरव्यू कर रहे हैं कैंडिडेट का, उसके अंदर में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होना जी। चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, अब देखिए मैंने आपको ये कहा कि ये कॉन्वर्सेशन है, जी। इंटरव्यू के कॉन्वर्सेशन में मैंने ये भी कहा कि नॉलेज बेस्ड टेस्ट ये नहीं है, जी लेकिन अगर हम किसी से बात नहीं करेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे उसको। जी जी और बात करने के लिए जाहिर सी बात है कोई ना कोई क्वेश्चन पूछना ही होगा। जी तो क्वेश्चन में कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा और हमें उसका जवाब इंटरव्यू में देना देना है। है सर। हाँ अब जब भी बच्चे जवाब दें इंटरव्यू में तो इस बात का ध्यान रखें कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी वहाँ पर रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए कि वहाँ पर पूछ दिया गया कि जुडिशरी में करप्शन बहुत ज़्यादा, इसमें आपका क्या ओपिनियन हाँ है? ऐसा क्वेश्चन आ तो सकता आपको वहाँ पर आर्टिकल 50 को कोट करना है। अगर मान लीजिए आपको वहाँ पर ये पूछ लिया कि झारखंड में ट्राइबल इश्यूज़ क्या, तो शेड्यूल 5 का आपको नाम लेना है। है। यस सर। अगर किसी ने पूछ लिया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में अभी झारखंड में कुछ टैक्स को लेकर इशू चल रहे हैं, तो आपको वहाँ पर शेड्यूल 7 को कोट करना है। जी। यानी आपके हर आंसर में, वक्फ में मान लीजिए अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आर्टिकल 14 आर्टिकल 25 आपको वहाँ पर कोट करना है। जी। यानी कहने का ये मतलब है कि कोई भी सवाल में अगर आप उसको कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बताएंगे तो वहाँ ये मालूम चलता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करने लगे। ये नंबर 1। यस। नंबर 2, दूसरी क्वालिटी आपके अंदर जो होनी चाहिए वो ये डिमांड करता है कि आप जो है सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो। यस सर। यानी सिर्फ आप प्रॉब्लम नहीं बताएं, आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी बताएं। साथ में। मान लीजिए कि आपसे ये पूछ दिया कि झारखंड के जो ट्राइबल इश्यूज है या फिर लैंड इश्यूज है ये क्या है, तो ये बताने के साथ साथ में आप एक फ्यूचरिस्टिक या फिर एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड आप आंसर देंगे। जी हाँ। तो मालूम चलता है कि ये जो स्टूडेंट कि मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ। सॉल्यूशन ओरिएंटेड है, ये सिर्फ प्रॉब्लम निकालने वाला जो स्टूडेंट ये नहीं है। तीसरी बात क्या होती है कि वहाँ पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर जो बिल्टअप किया जाता है, जिसमें देखा जाता है कि कैंडिडेट इमोशनल इंटेलिजेंट है या कितना है। जो अगेन प्रीलिम्स मेंस में चेक नहीं किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जिस समय दिल्ली में गैंगरेप हुआ था एक बहुत बड़ा 2012 में, जी हाँ। तो उस समय जो वहाँ के जो पुलिस कमिश्नर थे, उनको एक स्टूडेंट ने बिल्कुल एक क्राउड में ओपन पब्लिक में पूछ दिया कि ये रेप अगर आपकी बेटी के साथ हो तो आप क्या करते हैं। ये सुनकर नॉर्मल आदमी बहुत तेज रिएक्ट कर सकता है, गुस्सा आ सकता है। जी जी। लेकिन वहाँ पर उन्होंने एक एंगर को मैनेज किया। तो कहने का मतलब होता है कई बार ऐसा होता है, मैं कैंडिडेट से मिला हूँ कि जैसे वो एंट्री करते हैं पैनल के सामने में, तो कुछ ऐसी बात हो जाती है स्टार्टिंग में कि जो उनके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बन जाता है कि मैं जवाब कैसे करूँगा। किसी ने कमेंट कर दिया कि तुम टाइम पर नहीं आए, मान लीजिए किसी ने कुछ उनके डैफ पे कुछ ऐसी चीज़ निकाल दी कि वो पहले ही घबरा जाए। तो वो ये देखते हैं कि आप इमोशनल इंटेलिजेंट हैं कि नहीं, आप इमोशंस को मैनेज जो है कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। इसके बाद एक क्वालिटी आपके अंदर एक एम्पैथिक क्वालिटी होनी चाहिए, एक एम्पैथी होनी चाहिए। मैं आपको इसका भी एग्जाम्पल दूंगा। जैसे मैं एथिक्स का टीचर हूँ, तो कुछ साल पहले एथिक्स में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था जो कि झारखंड ही बेस्ड था। उसमें ये पूछा गया कि झारखंड के कॉन्टेक्स्ट का, बिना नाम लिए झारखंड का, कि कोई आपके पास में एक महिला आई गवर्नमेंट बेनिफिट लेने के लिए, पर उसके पास में आधार कार्ड नहीं है, पर आपको मालूम है कि उसको देना है, लेकिन आधार कार्ड नहीं, आप उसको देंगे या नहीं देंगे, तो आप लॉ को मानेंगे या फिर आप लॉ से ही कुछ एक रास्ता निकाल के उसको देंगे। तो वो जब भी कोई आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके क्वेश्चन में सिर्फ लीगल एस्पेक्ट नहीं होना चाहिए, आपके अंदर में एक सोसाइटल एस्पेक्ट भी जो है वो आना चाहिए, तब जाके उनका ऐसा रिफ्लेक्ट होगा कि ठीक है ये कैंडिडेट, क्योंकि को समाज को ही डील करना है बाद में जाके। हाँ। इसके बाद आपसे जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिए क्वेश्चन इंटरव्यू में 2 तरह के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन जो होगा वो फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन होगा। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया व्हाट इज द जीडीपी ऑफ झारखंड, या फिर व्हाट इज द रेवेन्यू डिफिसिट ऑफ झारखंड, तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसमें आप या तो यस बोलेंगे या नो बोलेंगे, इसमें और उतना नॉलेज तो है उनके पास, जो मेंस पास के उनको उतना आइडिया है। लेकिन सेकंड तरह के क्वेश्चन जिसमें कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, तो ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में आप अपना जो पर्सोना का ट्रेट्स है, आपकी जो क्वालिटीज है, उसको आप वहाँ पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सर एक क्वेश्चन आप बताएंगे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन कैसे ये पूछा जाता है। जी, जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया गया कि आप जो है नक्सलिज्म को लेकर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, या दूसरा एग्जांपल लेते हैं इंडिया पाकिस्तान का भी जो चल रहा था, हेल्थ को लेकर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया इंटरव्यू में कि झारखंड के हेल्थ व्यवस्था को लेकर के आपका क्या सॉल्यूशन है, आप क्या बताते हैं। तो एक सॉल्यूशन आपने ये बता दिया कि मेरा सॉल्यूशन है कि झारखंड में हर डिस्ट्रिक्ट में जो है एम्स खोल दिया जाए, या आपने बोल दिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में 500 करोड़ का एक हॉस्पिटल खोल दिया जो फिजिबल नहीं है गवर्नमेंट के लिए, फिजिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है। तो आपको एक प्रैग्मेटिक अप्रोच देना है। आप ये ध्यान रखना है कि यू आर गोइंग टू बी ब्यूरोक्रेट, यू आर गोइंग टू बी एडमिनिस्ट्रेटर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो आपको जो भी सॉल्यूशन बताना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को यूज करते हुए हमको उसका सॉल्यूशन बताना। उदाहरण के लिए जो हेल्थ का मैंने आपको पूछा, यहाँ मान लीजिए आपने ये बता दिया कि हमारे पास जो ऑलरेडी हॉस्पिटल्स है वो ठीक है, लेकिन उसमें अकाउंटेबिलिटी की कमी है। तो अकाउंटेबिलिटी इन्फोर्स करने के लिए हम वहाँ पर सोशल ऑडिट कर सकते हैं। जी हाँ। यानी पेशेंट का, जैसे जो कमिटी बैठती है, उस कमिटी में पेशेंट के तरफ से भी या फिर सिविल सोसाइटी की तरफ से भी लोग हो, तो सोशल ऑडिट का आपने एक जो है एक अच्छा सा ये दे दिया, मतलब कॉन्सेप्ट लेके आपने एक सजेशन दे दिया। तो ये दिखाता है कि आप चीज़ों को लेकर के क्या है
आप अवेयर आप हैं लिमिटेड रिसोर्स में कितना कर सकते हैं और आप प्रैग्मेटिक है जी हाँ। और आप ऑब्जेक्टिव है, जो कि सिविल सर्वेंट में क्योंकि क्वालिटी कल को ब्लॉक में जाएंगे, कल को डीएसपी बनेंगे, बिल्कुल, तो रिसोर्स बहुत इनके पास नहीं होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। लोग बहुत होंगे, आप तो उस रिसोर्स pragmatic में होने किसको चाहिए। पहले हाँ किसको जी, फायदा बिल्कुल, पहुंचाना है उनको बिल्कुल, पता होना बिल्कुल। चाहिए। इसके लिए बहुत अच्छा, जैसे कि मान लीजिए यूपीएससी का केस स्टडी एथिक्स में आता है। जी जी सर। तो एथिक्स में केस स्टडी में मान लीजिए एक बार क्वेश्चन पूछ दिया गया था कि आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं और आपको मिड डे मील इंप्लीमेंट करना है, और मिड डे मील जब आप इंप्लीमेंट करने गए तो वहाँ के जो बच्चे थे उन्होंने, जो कुक थी वो शेड्यूल्ड कास्ट से थी, जी तो उसके हाथ से खाने से मना कर दिया। जी हाँ। तो आप एज ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या करेंगे? क्या अप्रोच लेंगे तो इसमें? यहाँ पर आपको बहुत लीगल ओपिनियन नहीं लेना, यहाँ पर आपको सोसाइटी के जो कॉन्सिक्वेंसेस है, सोसाइटी के जो फैक्टर्स है, उसको भी लेकर चलना पड़ेगा। यानी आपका आंसर, आपका अप्रोच ऑब्जेक्टिव, बिहेवियरल होना चाहिए। बिल्कुल, और वो प्रैग्मेटिक होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए। फैंसी आंसर्स जो है वहाँ पर नहीं दिखने चाहिए। आपके मार्क्स कम हो सकते हैं फिर। जी बिल्कुल, फैंसी आंसर्स आपको नहीं देना। ये सर 100 मार्क्स का एग्जाम है पूरा, ये मतलब इंटरव्यू का, तो इसमें बच्चे कैसा आंसर करें कि एटलीस्ट 80 तक उनका मार्क्स आए, क्योंकि आपको सर पता है कि इंटरव्यू जो होता है वो पास तो खैर मेंस से करेंगे, वो मेंस का मार्क्स उनको ऑलरेडी वहाँ तक पहुँचा चुका है, बट इंटरव्यू का मार्क्स उनको रैंक दिलाता है, कि रैंक उनका ऊपर नीचे जो भी थोड़ा बहुत होगा वो इंटरव्यू के मार्क्स से होगा। तो सर ऐसा कैसा वो आंसर करें कि उनका इंटरव्यू मार्क्स थोड़ा बढ़े? देखिए, सबसे पहली बात तो हम इंटरव्यू में जो हम रिकमेंड करते हैं बच्चों को, सबसे पहले आप अपना डैफ उठाइए। इस बार डैफ पहले ही भरा जा चुका हाँ सर, डैफ पे मैं आपसे पूछने वाला था। हाँ, डैफ पहले भरा जा चुका है। डैफ को उठा करके आपको डैफ में एक एक वर्ड जो है, उसमें एक एक वर्ड, आपका स्टेट, आपका डिस्ट्रिक्ट, आपका नाम, आपकी हॉबी, आपका क्वालिफिकेशन, फादर का ऑक्यूपेशन, जितनी चीज़ें भी आपकी डिग्री में है, हर वर्ड में 4 क्वेश्चंस कम से कम आपको, 4 काउंटर क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है। मैं आपको एग्जांपल देके चलता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने हॉबी में लिख दिया है कि माई हॉबी इज टू प्ले चेस, ये आपने लिख दिया है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये हो सकता है कि चेस को लेकर के इंडिया में हाईएस्ट अवार्ड का नाम क्या है? आपने उस अवार्ड का नाम बता दिया, या कुछ प्लेयर्स के बारे में है। दूसरा क्वेश्चन तुरंत हो जाएगा कि जो इस अवार्ड के बारे में आपने कहा है, ये अवार्ड किस प्लेयर को मिला है? सेकंड काउंटर क्वेश्चन हो गया, आपने प्लेयर का नाम बता दिया। तीसरा काउंटर क्वेश्चन हो सकता है वो प्लेयर अभी किस कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है या क्यों वो है। कहने का मतलब है हर क्वेश्चन में 3 से 4 काउंटर क्वेश्चन आपको लेकर के चलने हैं। मान लीजिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि कोई बच्चा डॉक्टर है या किसी ने बीएससी किया है, नर्सिंग वगैरह किया है, उससे हेल्थ इश्यूज पे क्वेश्चन पूछ लिया गया। मान लीजिए पहला क्वेश्चन उससे पूछ लिया गया व्हाट इज आयुष्मान भारत स्कीम जी, और उसने जवाब दिया कि आयुष्मान भारत स्कीम एक हेल्थ स्कीम है और सेंटर स्टेट का शेयर होता है, मिलता है सब। तो दूसरा क्वेश्चन उसमें फिर ये आपको तैयार करना है कि आयुष्मान अभी न्यूज़ में क्यों है। आप इसका जवाब देंगे आयुष्मान न्यूज़ में इसलिए क्योंकि मोदी सरकार ने क्या किया है, 70 प्लस से ऊपर वाले को आयुष्मान स्कीम देने की घोषणा की है, जो कि झारखंड की सरकार ने भी किया है। फिर तीसरा क्वेश्चन इस पर आ जाके 70 प्लस के जो लोग हैं उनकी प्रॉब्लम क्या है जी। आप उसमें जवाब देंगे 70 प्लस के लोगों की प्रॉब्लम है अर्बन आइसोलेशन, यानी वो शहरी एरिया में अकेले पड़ गए हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अर्बन आइसोलेशन को आप कैसे दूर करेंगे बीइंग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। सर इतने डेप्थ में क्वेश्चन जाएगा, एक क्वेश्चन को कम से कम 4 काउंटर क्वेश्चन के लिए आपको जो प्रिपेयर होना पड़ेगा। जी जी जी। हो सकता है वो एक ही क्वेश्चन के बाद दूसरा क्वेश्चन में स्विच हो जाए। आपसे अभी हॉबी पूछा, कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं हुआ, तुरंत आपसे सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, तुरंत हुआ कि आपके किसी होम डिस्ट्रिक्ट पे पूछ सकते हैं। लेकिन प्रिपेयर होने के लिए अभी आपके पास जितना समय है, आप हर क्वेश्चन में कम से कम 4 काउंटर क्वेश्चंस आप प्रिपेयर करके रखेंगे, तब जाकर के ये चीज़ें, तब जाकर के इंटरव्यू में आप एक कॉन्फिडेंस जो है के साथ में एक बिल्कुल एक बिना किसी डगमगाहट से आप जो है चीज़ों को रख सकते हैं। सर मुझे अगर आंसर नहीं पता है, मान लीजिए मुझसे पूछा गया, तो क्या मैं उसमें कुछ बना के आंसर कर दूं या फिर मैं रुक जाऊं वहाँ पे? कैसे करना चाहिए, क्या करना अच्छा रहता है? देखिए इंटरव्यू में सबसे मुझे थोड़ा बहुत कुछ पता है, तो मैं कुछ भी उसमें अपना बना के जोड़ गांठ के उसको मैं आंसर करूं, या फिर मैं सीधे रुक जाऊं वहाँ पे? देखिए इंटरव्यू क्या करना चाहिए? इंटरव्यू में ऑनेस्टी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, यानी कि जो स्टूडेंट है वो काफ़ी ऑनेस्ट दिखना चाहिए कि ये ब्लफ नहीं कर रहा है, मिसलीड करने वाला नहीं है। तो पहली बात तो अगर फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछा गया, तो आपको सीधा बोलना है आई डोंट नो सर, सीधा। अगर आपको नहीं आता है तो आंसर देना, नहीं आता तो मुझे। बट सर बच्चे डर जाते हैं ना कि अगर मैं हर बार बोलूँगा कि मुझे नहीं पता है, शायद मुझे मार्क्स कम आए, तो सर उस पैनिक स्टेज में नहीं, इसको मैं आपसे वही कह रहा हूँ कि इस चीज़ को स्टूडेंट ध्यान में सबसे पहले इस बात को बैठा ले कि जेपीएससी का इंटरव्यू हो, यूपीएससी का इंटरव्यू या कोई भी इंटरव्यू हो, ये इंटरव्यू आपके जो है नॉलेज का टेस्ट नहीं है जी। आपका आर्टिकुलेशन, आपका कॉन्फिडेंस लेवल, आपकी ऑनेस्टी, आपके जो आप एज ए पर्सन जो है उसकी क्वालिटीज़ का टेस्ट है। जैसे कि मान लीजिए स्टूडेंट्स कई बार, जैसे आपने कहा, घबरा जाते हैं।
तो कई बार उनके मन में उनको ये लगता है कि मैं हर क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पा रहा हूँ, और क्या डैफ होगा? को लेके बहुत घबराहट होती है। जी, जैसे जी, मान लीजिए डैफ को लेके घबराहट होती है। मैं एक डिस्ट्रिक्ट student के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। मैं एक स्टूडेंट से मिला अभी, तो ये सोच के घबराया हुआ था कि वो उसने ग्रेजुएशन किया है 8 साल पहले, जी, जी। और अभी वो इंटरव्यू दे रहा है। मैं तो से आपसे घबराहट पूछने था वाला कि था, हाँ। 8 साल तक उसने क्या किया, क्या सोच के काम घबराया हुआ किया, है। हाँ। तो कई सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, ये सोच के घबराते हैं कि 8 साल में हमने क्या किया, क्या और जवाब मैं क्या देंगे, जवाब दूंगा, हाँ। या फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस के पीछे क्यों लगा हुआ क्यों हूँ, लगा हूँ सर, हाँ। या फिर मैंने आज तक कोई जॉब क्यों नहीं क्यों नहीं किया? या मेरी हॉबीज़ क्यों। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक अभांग जोशी करके हमारे स्टूडेंट था जो कि CAPF में क्वालिफाई हुआ है। जी। उसकी जो हॉबी थी वो हॉबी थी सांप पकड़ना, जी, जी, हाँ। और उसने इस हॉबी को लिखा पैनल में, सांप पकड़ना। और जी। उससे जब पूछा गया तो उसने बिल्कुल सांप पकड़ने से लेकर के और पूरा इंटरव्यू उसका जो है वो सांप पे ही चलता एक ही गया। हॉबी पे घूमता रहा, इसीलिए क्योंकि वो हॉबी बहुत यूनिक था उसका। यूनिक था उसका, तो हाँ। चूंकि जब वो उसने कहा कि मेरी हॉबी सांप पकड़ना है, तो फॉरेस्ट के रूल्स जितने हैं, किस तरह से फॉरेस्ट ने उसको ट्रेनिंग दी, वो क्या क्या करता है, महाराष्ट्र का लड़का था। जी, जी। तो वो इंटरव्यू में मैक्सिमम क्वेश्चन उससे उसी डायरेक्शन में पूछ लिए गए। कहने का ये मतलब है कि अगर आपकी हॉबी, मान लीजिए आपने हॉबी को कुछ नहीं लिखा है और आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया गया कि भाई आपकी कोई हॉबी नहीं है, तो सर आप ये जवाब बहुत दे बच्चों सकते का हैं। होता है अभी मन में कि मेरा तो कुछ हॉबी है नहीं, मैंने तो कुछ किया नहीं, अब मैं अगर हॉबी डालता हूँ तो मैं कैसे प्रिपेयर करूंगा, टाइम तो कम बचा हुआ है सबसे सर, पहली हाँ। बात ये है ये कि बहुत बड़ा डर है बच्चों के मन सबसे में। पहली बात है कि ऐसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता कि जिसकी हॉबी नहीं हो, ये इम्पॉसिबल है। जी। ये हो ही नहीं सकता। सिर्फ ये बात है कि अभी फॉर द टाइम बिंग, एट प्रेजेंट हम उस हॉबी को परस्यू नहीं कर रहे हैं। हाँ, कम टाइम तो है सर। इसका बेस्ट आंसर यही है और सबसे ऑनेस्ट आंसर, और ये फैक्ट भी है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्लास 10-12 तक अपनी हॉबी को परस्यू करते हैं। कोई चेस खेलता है, कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई सिंगिंग में है। पर 11-12 के बाद में हमारा एकेडमिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि बहुत कम बच्चे उसके बाद उनको रियलाइज़ होता है कि करियर जो है वो इससे नहीं होने वाला है, और मेन स्ट्रीम करियर में अपनी हॉबीज़ को छोड़ देते हैं। तो हॉबी कहीं ना तो कहीं छूट बेस्ट जाता आंसर है। इसका यही है कि सर मान लीजिए किसी की हॉबी सिंगिंग रही है, पर उसने कुछ भी मेंशन नहीं किया, और मान लीजिए पैनल ने पूछ दिया कि तुम्हारी कोई हॉबी नहीं है, तो उसको सिंपल से जवाब देना है कि सर मेरी हॉबी थी सिंगिंग, लेकिन एकेडमिक्स प्रेशर में मैं अब इसको परस्यू नहीं कर पाता। तो ये बिल्कुल ऑनेस्ट एक्सेप्टेबल आंसर है और ये प्रैग्मेटिक आंसर है। जी, जी। तो मैंने कहने का मतलब आंसर आपको प्रैग्मेटिक देना है। मान लीजिए किसी ने आपसे पूछा कि वाई यू वांट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट, वाई यू आर सो मच इंटरेस्टेड इन गवर्नमेंट सर्विसेज, तो इसका फैंसी आंसर आपको नहीं देना है कि नहीं मैं, हाँ सर, मैं इसका जवाब मैं- आपसे पूछने वाला था मैं कि वो बिल्कुल- क्या बोलेंगे, क्यों वो बनना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे रीजन हो सकते हैं बनने के। देखिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपका कोई भी रीज़न हो सिविल सर्वेंट बनने का, हर रीज़न कहीं ना कहीं जा करके, जैसे कि मान लीजिए हम करियर को चूज करते हैं, सर एक फैंसी आंसर इसका होता है कि मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ। दिस कैन बी वन ऑफ द आंसर्स। हाँ। ये जो फैक्टर्स ये बहुत, हाँ, बहुत लोग आंसर उसमें होता एक है। फैक्टर हो सकता जी, है, हाँ। सब मल्टीपल फैक्टर्स नहीं। मैं आपको क्या बताना, जैसे मान लीजिए कि हम जब करियर चूज करते हैं अपना, जी। तो करियर चूज करने में हम क्या क्या चीज़ों को देखते हैं कि हमें वो प्रेस्टीज मिले, अच्छी सैलरी मिले, क्वालिटी ऑफ लाइफ रहे, है ना, एक जो स्टेबिलिटी रहे, स्टेबिलिटी रहे तो उस गवर्नमेंट job जॉब में लोग इसलिए आते हैं। तो इस जॉब में आपको प्रेस्टीज है, पावर है, रोल है, Stability सोसाइटी के लिए कुछ करने का, आप अपने झारखंड स्टेट में रह सकते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। इस एग्जाम के थ्रू आप कल को यूपीएससी के एग्जाम्स में भी आप ऑल जा इंडिया सकते हैं सर, जी, सर्विसेज जी। में भी आपकी एंट्री हो जी, सकती है। जी, जी, हाँ। तो आपको ये प्रैग्मेटिक आंसर देना है, और टू सर्व द सोसाइटी, टू हैव अ सोसाइटल पर्पस, जी, दिस जी। इज वन ऑफ द फैक्टर्स। Yes, sir। ये एक फैक्टर है कि मैं देश सेवा करना चाहता हूँ, मैं सोसाइटी की सेवा करना चाहता हूँ, लेकिन बाकी एलिमेंट्स को भी आपको उसमें ऐड करना ध्यान चाहिए रखना है सर। कि सैलरी अच्छी है, स्टेबिलिटी है, करियर ग्रोथ वगैरह सब कुछ ठीक है, या फिर मेरे घर में सिविल सर्वेंट से तो मुझे वहाँ से मतलब सर inspiration एक ही आंसर नहीं करना है, नहीं करना है आपको। जो रियलिटी है आपको उस पर जाना चाहिए। क्योंकि सच ये भी है कि अगर आप अपने आप को भी ढूंढेंगे तो ये फैक्टर्स मिलेंगे आपको। मिलेंगे सर, हाँ। हर व्यक्ति जो है, मतलब कि और सर जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, उनका भी फैक्टर रहा होगा, हाँ। तो उन्हें पता है कि प्रैक्टिकल चीज क्या मैं है। आपको एक माइंडसेट बता देता हूँ ना, ये एग्जामिनेशन टेकिंग बॉडी का, यूपीएससी ने इनफैक्ट इस क्वेश्चन को पूछा, एथिक्स में पूछा है। जी। और यूपीएससी का क्वेश्चन ये था कि जो देश की सेवा करते हैं, वो आर्मी वाले देश की सेवा करते हैं, जी। सेक्रीफाइस करते हैं अपनी लाइफ को, लेकिन यूपीएससी का क्वेश्चन क्या था कि जो और लोग हैं जो कि नॉन आर्मी में है, नर्स है, डॉक्टर है, बाकी वो लोग किस भी। तरह से देश की सेवा करते हैं। तो जी। यूपीएससी का आंसर ये डिमांडेड था कि आर्मी अपने तरीके से देश की सेवा कर रहे हैं, अपने तरीके से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, नो जी, डाउट जी, इसमें। जी। और हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से देश को कंट्रीब्यूट कर रहा है, यानी कि कोई भी व्यक्ति, हम भी यहाँ बैठे हुए हैं टीचिंग कर रहे हैं, हम भी यहाँ पर देश तो को लोगों को contribute पढ़ा कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, जी, देश बिल्कुल। मजबूत हो रहा है। जी बिल्कुल। तो कहने का ये मतलब है कि गवर्नमेंट ये मानती है, और ये एस्टेब्लिश्ड आंसर भी, एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि एवरीवन इज कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी, टू द नेशन। तो एक सिविल सर्वेंट भी जो हम बन रहे हैं, वो भी देश को समर्पण है, देश के प्रति उसकी सेवा होने वाली है, लेकिन साथ साथ में और जो स्टेबिलिटी वाले चीज़ों को कहा, वो यहाँ पर जो आना चाहिए। सर डैफ पे ही हम लोग चल रहे थे अभी, तो डैफ पे सर एक सवाल बहुत आता है कि बच्चे को के मन में आता है कि जो मेरा प्लेस है, मैं जहाँ पे मैं बर्थ लिया, मैं जहाँ से हूँ, मैं
ये मैं चाईबासा से कहीं और से हूँ, तो वहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, प्लेस को लेकर क्वेश्चन कैसे आता है डैप में? देखिए सीधी सी बात है, कोई भी प्लेस अगर आपका है इंडिया में, अगर किसी प्लेस का जन्म हुआ है तो कोई ना कोई उसकी कहानी तो है जी कोई ना कोई कहानी जन्म होता है, या तो अटैक हुआ या पार्टीशन हुआ, किसी ना किसी कहानी से। तो आपको अपने प्लेस के बारे में तो सब कुछ एक मालूम होना चाहिए, यानी हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। सर मैं इसलिए पूछा क्योंकि बहुत बार बच्चे अपने प्लेस पे रहते नहीं हैं, जब वो ये फॉर्म भरेंगे तो उनको अपने प्लेस का नाम डालना पड़ेगा, तो इसके डिस्ट्रिक्ट का लिए नाम डालना पड़ेगा, वो कहीं बाहर दिल्ली में कहीं और रहते हैं। इसके लिए बेस्ट तो वे उनको क्या आइडिया है, नहीं है इसलिए इसके लिए सर। बेस्ट वे क्या है, मान लीजिए कि आपका घर पलामू है, किसी जी का घर पलामू जी है, हाँ, तो सबसे पहले बात पलामू से तो विकीपीडिया में जो इन्फॉर्मेशन है वो अपना इकट्ठा मिल कर जाएगा ले। सर, हाँ। उसके बाद पलामू का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की वेबसाइट से जुड़ा हुआ होता जी है, हाँ, उसमें जाकर के डिस्ट्रिक्ट बढ़ दें। उसके बाद पलामू वर्ड को गूगल में डालें और न्यूज़ पे क्लिक कर दें। जी पलामू से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट रिसेंट में जो न्यूज़ रहा है, रिसेंट न्यूज़ होंगे वो वहाँ पर जो आ जाना, क्योंकि देखिए मैंने आपको क्या कहा, ये बहुत खराब इंप्रेशन बनाएगा कि आप ब्यूरोक्रेट बनना जहाँ चाहते जन हैं नहीं है वहाँ के बारे में और पता ही आपको नहीं उसके बारे में नहीं मालूम है, या जहाँ उसके जन बारे नहीं में है, कोई हाँ। प्रोमिनेंट इश्यूज हो रहा है और आपको उसको मालूम नहीं है। है। जी जी हाँ, तो ये तो मैंने आपको क्या कहा, नॉलेज का टेस्ट नहीं है। कभी आपसे पलामू पर्सनालिटी का, ओवरऑल पर्सनालिटी आपके बारे में पलामू से नहीं पूछा गया था प्रीलिम्स मेंस में, जी जी लेकिन हाँ, अब तो चांस है। जी हाँ, तो अब ये मान के चलिए कि आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो वहाँ question नहीं पूछा शायद गया। नहीं पूछेंगे। और जी। एक और बात जो मैंने आपको कहा कि दो तरह के क्वेश्चंस डिवीजन होते हैं, एक फैक्ट बेस्ड हो गया और एक ओपिनियन बेस्ड हो गया। ओपिनियन बेस्ड ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन का कोई भी सही आंसर नहीं होता है। नहीं होता है। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जो कि मैं तो सर मैं बस आपको रुकूंगा, जैसे फैक्चुअल क्वेश्चन में तो बच्चे ना कर सकते हैं कि मुझे नहीं आता, वो रुक सकते हैं, बट क्या जो क्वेश्चन ओपिनियन बेस्ड होता है उसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर अपने हिसाब से दिया जा सकता है क्या? बिल्कुल 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 जी। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन में क्योंकि लोग सर जानना चाहेंगे कि अगर आप उसमें कॉन्फिडेंट नहीं है ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस में, लेकिन आपको अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना है, तो जी। ओपिनियन एक्सप्रेस करने में आप कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जो कि उसको डिप्लोमेटिक बना देगा। जी जैसे कि इट सीम्स टू बी, ऐसा जी, लगता जी, है, जी, जी। या मुझे लगता है सर, आई थिंक सर, तो जी। उसमें ओपिनियन दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे कि मान लीजिए मैं एथिक्स में एक केस का एग्जांपल देता जी हूँ। हाँ, अमर्त्य सेन की किताब है आइडिया जी ऑफ हाँ, जस्टिस, ये सर, ठीक है। हाँ, अमर्त्य सेन एक कहानी का जिक्र करते हैं और वो कहते हैं कि एक बांसुरी है, फ्लूट, हम्म, और उसको कुछ बच्चे बांसुरी को मांग रहे हैं जी और आपको बांसुरी देना है कि मैं किस बच्चे को दूं। तो आपने सबसे पूछ रहे हैं कि भाई एक एक करके आओ कि बांसुरी क्यों तुम्हें दूं। जी तो आपने पहले बच्चे को बुलाया, कहा कि बांसुरी तुम्हें क्यों दूं। जी हाँ, तो उसने कहा ये बांसुरी मुझे इसलिए मिलनी चाहिए क्योंकि मैंने इसको बनाया है, ओके, मैं इसको बनाने वाला हूँ। जी जी सर, हाँ, ठीक है, जी हाँ, चलिए उसने उसको बनाया तो उसको मिलना चाहिए। फिर दूसरे को बुलाया गया, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए। तो उसने बोला कि मैंने ये बांसुरी भले नहीं बनाया है, जी हाँ, पर मैं ही एक ऐसा बच्चा हूँ जिसके पास कोई भी टॉयज नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये मुझे तो मिलना वो भी चाहिए। उसको मिलना चाहिए। नीड बेस्ड है, हाँ, सोशलिज्म या मिलना चाहिए। सर, हाँ, तीसरे बच्चे को बुलाया गया, तुम्हें क्यों मिलना चाहिए। हम्म, तीसरे बच्चे ने कहा कि मुझे इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि सिर्फ मैं इसको बजाना जानता हूँ, बाकी लोग इसको प्ले करना भी नहीं जानते हैं। तो हर किसी का एक अपना ओपिनियन चौथे से पूछा गया हाँ, कि तुमको ये बिल क्यों मिलना चाहिए। बोला आई एम द ओनली पर्सन हु कैन परचेज दिस फ्लूट, ओके। मेरे पास पैसे इसको परचेज करने सर सबका एक अपना इंडेक्स था आंसर सबका करने एक का। है। तो हाँ, पैनल में आप जो आंसर दे रहे हैं, द आंसर शुड हैव जस्टिफिकेशन, इट शुड बी रीजनेबल। क्योंकि सर पैनल में 4-5 लोग होंगे तो सबका एक अपना बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट ओपिनियन है, एक रैशनल, तो किसी को तो वो आंसर अच्छा लग सकता है, बिल्कुल, 4-5 यानी लोग कि हैं तो, हाँ। आपने पैनल सिर्फ ये देखता है कि आपने जो आंसर दिया है, जो ओपिनियन दिया है, वो आपने उसका कोई जस्टिफिकेशन आपके पास है या हाँ, नहीं। ये सर होना चाहिए, मतलब आपने सिर्फ ऐसी ब्लंट आंसर तो नहीं दे दिया है बिना किसी जस्टिफिकेशन के। मतलब बेस होना चाहिए उसका। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे कि मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ते हैं जी, यूनिवर्सिटीज आपसे पढ़ाते हैं हमारे यहाँ जी, तो, हाँ, यूनिवर्सिटीज में पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं। जेपीसी में कई सारे बच्चे पॉलिटिकल साइंस पढ़ते जी हैं। जी पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में माओइज्म भी पढ़ाया जाता है, जी हाँ, फैसिज्म भी पढ़ाया जाता है। जी 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 हाँ। तो इसका ये मतलब नहीं कि हम माओइज्म और फैसिज्म एक साइड को चले appreciate जाए, करते एक हैं, साइड चले जाए, लेकिन वो बताया क्यों जाता है ताकि उसका क्रिटिकल एंगल भी हम ढूंढ सके जी, कि हाँ जी, ठीक है, इसमें कहाँ गलतियाँ हैं, क्यों गलतियाँ ये फिलॉसफी और क्यों अच्छा भी है उसका हाँ। हर एक तो एस्पेक्ट कहने का ही मतलब है कि इंटरव्यू में जब आप आंसर देंगे तो कोई भी आंसर सही गलत नहीं होता है, लेकिन आप जो भी आंसर देंगे उस आंसर में एक ना एक जस्टिफिकेशन होना चाहिए। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि झारखंड में म्यूनिसिपल इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, इस पे आपका क्या ओपिनियन है। जी आप अगर यहाँ पर आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं तो आपके पास रीजन होना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं हो रहा है, आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट भी कर सकते हैं तो आपका रीजन होना चाहिए। मान लीजिए आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो क्रिटिसाइज करने में आप 74th अमेंडमेंट एक्ट का आप कोट कर सकते हैं, जिसने कहा था कि जी। 5 साल में इलेक्शन होना होने चाहिए। हाँ, है लेकिन आप गवर्नमेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो आपको बोलना है कि ओबीसी ट्रिपल टेस्ट कराया जा रहा जी है हाँ। और ओबीसी को रिजर्वेशन देने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इसलिए फैसले वेट को एंड माना वॉच जा चल रहा रहा है है। उसके लिए। लेकिन दोनों आपने जो बताया, क्रिटिसिज्म या एप्रिसिएशन, दोनों में उसका आपने एक base लॉजिक बताया और बेस पता होना आपने एक रीजन बताया। यानी कि कोई भी आंसर शुड नॉट बी ब्लैंक, आंसर शुड नॉट बी नेकेड, Naked, एवरी आंसर शुड बी लोडेड बी, शुड बी सपोर्टेड बाय अ स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट, अ Reason. स्ट्रॉन्ग लॉजिक, रीजन तब जाके आपके सामने जो एक
पॉजिटिव इंप्रेशन आप लेकर के वहाँ पर जाते हैं। थैंक यू सर। एक सर और क्वेश्चन मेरा था डैफ को लेके ही, क्योंकि हम लोग से डैफ को लेके थोड़ा बच्चे से क्वेश्चन ज़्यादा आएगा इंटरव्यू में। उसमें आता है कि वो कोई आप जैसे आपने बताया भी कि 8 साल पहले वो बच्चा अपना ग्रेजुएशन खत्म किया, 8 साल से वो तैयारी कर रहा है मान लीजिए, बट उसको जो उस टाइम पढ़ाया गया कॉलेज में वो उसको अब याद नहीं होगा, क्योंकि वो तब से सिविल सर्विस की तैयारी में लगा हुआ है। और ये बहुत बड़ा सवाल है, और इस तैयारी में वो कॉलेज का चीज़ तो याद नहीं है, बट यहाँ पूछा जाएगा उससे, क्योंकि वो उसने पहले पढ़ा हुआ है, उसको 15 डेज में कैसे मैनेज करे वो, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है बच्चों के मन में। राइट। देखिए सीधी सी वो बात भूल चुका है हर चीज़, सीधी सी बात है, अगर मैं कह दूं कि तुम्हारा इंटरव्यू 1 साल बाद है तो अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं सर, लेकिन 15 हमें डेज अभी में इंटरव्यू के लिए प्रायोरिटीज में चीज़ों को बनानी चाहिए। जी हाँ। सबसे टॉप प्रायोरिटी नंबर 1, वर्क ऑन योर डेफ। सर बच्चों को वन बाय वन से बता दीजिए कि हाँ, डेफ कैसे में पूरी कहानी पूरा आपको खत्म करना है। जो मैंने आपको कहा, एक एक वर्ड का एनालिसिस करना है। जी। एक एक वर्ड का एनालिसिस करने के बाद सारे के सारे क्वेश्चंस, काउंटर क्वेश्चंस और जो स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस होते हैं, जी हाँ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, टेल मी अबाउट योर होम टाउन, व्हाट आर द प्रोमिनेंट इश्यूज ऑफ झारखंड, ये सब आपको बना लेना सबसे पहले करना है। सेकेंड में आपको झारखंड के पिछले 1 साल का करंट अफेयर्स पूरा करना है, पूरा सर खत्म, जो भी फेमस स्कॉलरशिप है, मरांग के स्कॉलरशिप हो, बिरसा हरित ग्राम योजना हो, सारे के सारे स्कीम्स हो, यहाँ के प्रोमिनेंट इश्यूज है, सरना कोड को लेकर के है, सेंसस को लेकर के, डिलिमिटेशन को लेकर, जो सर लास्ट 2 साल में चल रहा है अभी। यानी सबसे पहले डैप पूरा कीजिए, सेकंड में झारखंड का करंट अफेयर्स पूरा कीजिए, अफेयर्स, थर्ड में इंडिया का करंट अफेयर्स पूरा करना है। सर। कई लोगों के मन में डाउट होता है कि इंडिया का करंट अफेयर्स 1 साल का कैसे पूरा करें, लेकिन चूंकि ये बच्चे ऑलरेडी जेपीएससी का मेंस 11 महीने पहले दिया था, जी हाँ, तो 11 महीने बीत गए, तो मुझे नहीं पता उनका ये क्या है। बेस्ट अभी क्या है, इंडिया का करंट अफेयर्स अगर आपको करना है तो यूपीएससी का प्रीलिम्स आज ही हुआ है जी। तो यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंडिया की कई नेशनल कोचिंग, चाणक्य ने भी, कई नेशनल कोचिंग्स ने 1 साल का करंट अफेयर्स तैयार किया, जो कि एकदम है सर, है हमारे पास भी। हाँ, उन मटेरियल्स को इनको जो है पढ़ना पूरी तरह से पढ़ देना चाहिए। तो पहला डेफ, दूसरा झारखंड करंट अफेयर्स, तीसरा जो है इंडिया करंट अफेयर्स। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद में उनके पास समय बचेगा, लेकिन अगर समय बचता है तो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना है। कहाँ से? ये जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया करंट अफेयर्स से पढ़ लिया। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, मान लीजिए आप ज्योग्राफी के कोई बर्निंग इशू है, मान लीजिए आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं, जी हाँ, ज्योग्राफी के अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने इंडिया का करंट अफेयर्स पूरा किया, तो करते ही इंडस वाटर ट्रीटी आपके सामने आ जाएगा। क्वेश्चन आप एकदम से सही बताया आपने, हाँ, ठीक है ना जी हाँ। आप अगर पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपसे इंडो पाक जो रिलेशनशिप है उसमें क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जी हाँ। आप मान लीजिए सिविल इंजीनियर हैं, आपने सिविल इंजीनियरिंग से पास किया, जी हाँ। तो जब आप उसको पढ़ेंगे इंडिया के करंट अफेयर्स को और झारखंड करंट अफेयर्स को, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इंडिया में कौन कौन से मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अभी खड़े हो रहे हैं, अभी बन रहे हैं। उन मैसिव यानी कि करंट अफेयर्स को आपको अपने सब्जेक्ट से क्या करना है, रिलेट करना है, ताकि वहां से क्वेश्चन आ सकते। तो जब आप करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं तो उसी वक्त में आपका सब्जेक्ट जो है, मान लीजिए आप मेडिकल साइंस से हैं, जैसे हमने पिछले बार जब चाणक्य में इंटरव्यू लिया तो कई सारे बच्चे ISM धनबाद से आते थे। जी हाँ सर, थे बच्चे, और सर पास में थे, एक रैंक 2 जो थे उसमें से, राइट जी। तो ISM धनबाद से जो बच्चे आते थे वो माइंस वाले बैकग्राउंड से होते थे। जी हाँ। तो माइनिंग को लेकर के जब आप कॉन्शियस है कि माइनिंग मेरा सब्जेक्ट है, जी, जैसे आप कॉन्शियस है तो करंट अफेयर्स जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली माइनिंग को लेकर के जो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं वो वहाँ पर आपको, और सर जो पैनल में वो भी वही चीज़ पूछेंगे आपसे, क्योंकि वो करंट से अपडेट रहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं, वो भी बहुत डीप में बिल्कुल नहीं जाएंगे वो। तो कहने का मतलब है कि ये चीज़ें करने के बाद में आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड करंट अफेयर्स, कुछ हो सकता है छूट गया हो तो आप उससे अपडेट हो लीजिए, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप सोचेंगे कि आप उससे ज़्यादा कर लेंगे तो फिर आपका इंटरव्यू जो है खराब होगा। और सर मुझे एक चीज़ लगता है इसमें कि जैसे जो बच्चे का मतलब जो भी कॉलेज होता है, जैसे उनका पॉलिटिकल साइंस है, एटलीस्ट वो जो टॉपिक्स होता है पूरा बुक में दिया हुआ, उस टॉपिक को देख लेगा फिर से बुक उठा के 1 दिन 2 दिन में कि क्या क्या टॉपिक है, उसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन उनको बस बताना चाहिए। अगर पूछा गया तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, डेफ, झारखंड करंट अफेयर्स और देश का करंट अफेयर्स, ये करने के बाद में आप 1-2 दिन भी आपके पास बच जाए, तो 1 दिन में आप ये चीजें जो है इंट्रोडक्शन बस देख लेंगे, कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन आप पूछा जाए तो उनको पता हो, कर सकते हैं। अदरवाइज जो चीजें नहीं हो सकती है वो नहीं हो सकती। और आपको ये ध्यान रखना है कि आपके जो ट्रेड्स चेक किए जाने हैं आप बन चुके हैं, जी जी है, लेकिन आप वहाँ पर पैनल को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं तो आपको उस हिसाब से आंसर देना होगा ताकि पैनल को आप उस डायरेक्शन में आप जो है मोड़ सके, जो मैंने आपको कहा। और जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है, जैसे हम भी जब नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपसे कॉन्वर्सेशन किया तो मैंने आपको कुछ प्रोमिनेंट एग्जांपल्स बताया, आपने बताया, क्यों बताया, क्योंकि वो मैंने पढ़ा है सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब हम करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लेते हैं तो क्या होता है, कोई भी सवाल पूछा जाएगा ना तो हम उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। जी हाँ। मान लीजिए आपसे सवाल पूछ दिया गया झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, जी जी हाँ, या देश के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्वेश्चन पूछ दिया, ऑटोमेटिक प्रकाश सिंह केस आपके माइंड में आ जाएगा। जी जी हाँ,
तो करंट अफेयर्स अगर आपने बहुत अच्छे से किया है तो चांसेस ये है कि यू कैन डाइवर्ट द पैनल टुवर्ड्स योर आंसर, योर आंसर, हाँ, आपने ताकि आप उसको और डेप्थ में आंसर कर सकें। जी बिल्कुल, तो आप उस डायरेक्शन में मुड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है करंट अफेयर्स पे डे टू डे चीज़ें डेप्थ पे बहुत वर्क करना चाहिए और एकदम कॉन्फिडेंस होकर के 4-5 से ज़्यादा मॉक भी रिक्वायर्ड नहीं है। किसी बच्चे ने चाणक्य में 1 मॉक दिया और उसके बाद घर पे 1 मॉक दे दे टीचर को, तो 4-5 मॉक से ज़्यादा, ये नहीं कि रोज मॉक ही दे रहे हैं। जी हाँ, वो फिर रोज मॉक देना और अलग ओपिनियन मिलेगा उनको, फिर रोज मॉक देना, रोज यूट्यूब देखना और बाहर के न्यूज़ खास करके प्रोटेस्ट चल रहा है जेपीएससी को लेकर, इन चीज़ों से दूर रहना ताकि वो डाइवर्ट नहीं हो सर, और अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखे। और लास्ट टाइम के लिए जैसे कि जो चीज़ें होती है, जैसे कि जो रांची में इंटरव्यू होना, जब उनको मालूम चल जाए रांची में इंटरव्यू देना जो बच्चे बाहर से हैं, तो ये रिकमेंड करूंगा कि 1-2 दिन पहले कम से कम रांची आ जाए, थोड़ा एनवायरमेंट। नहीं सर, हमारे यहाँ भी मॉक होने वाला है सर, आपको तो ये हमने बताया, आप भी रहते हैं पैनल में हर बार, और बहुत बच्चे मतलब पास भी करते हैं हमारे यहाँ से हर बार, जब भी लास्ट टाइम में 70+ लोग पास किए। तो जो सर हमारा पैनल है उसके लिए हम लोग अभी ये प्रिपेयर कर रहे हैं, प्लस हम लोग कल से ही क्लास शुरू कर रहे हैं इसके लिए, इंटरव्यू के लिए, जो कि ऑफलाइन भी होगा। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आप ये मतलब कॉल कर सकते हैं, नंबर आपको नीचे ब्लिंक करेगा अभी, तो ऑफलाइन भी क्लास होगा और साथ में ऑनलाइन भी करने का प्रयास करेंगे इसको हम लोग। और क्लास से फ़ायदा ये होगा कि कुछ उनको बेसिक आइडिया मिल जाएगा, अभी तो आप बता ही रहे हैं उनको, बट इसमें डेप्थ में थोड़ा एक आप और उनको यहाँ बताएंगे क्लास में। तो ये फ़ायदा है, प्लस साथ में हम लोग का पैनल भी 3-4 दिन में वो इंटरव्यू स्टार्ट करेंगे। तो जो बच्चे हैं जो सुन रहे हैं, वो पहले भी चाहें तो फ़ोन करके कब से आपका इंटरव्यू शेड्यूल है, ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास आप कब से कर सकते हैं, आप जानकारी ले लीजिए। क्योंकि होता क्या है ना कि लास्ट टाइम में हमने देखा था सर, आप जो सबको मॉक लिए थे, जब बच्चे वहाँ से इंटरव्यू दे के आ रहे तो बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ जो लिया गया, यहाँ जो ड्रिल किया गया हमें, वो ज़्यादा था वहाँ से। तो आप इतना ड्रिल एक जगह हो लीजिए और इतना ओपिनियन ले लीजिए ताकि आपको वहाँ जाके आसान लगे चीज़ें। और सर ड्रेसअप का हम लोग बात करते हैं, ड्रेसिंग सेंस का बात करते हैं इंटरव्यू के लिए, गर्ल्स बॉयज़ का ड्रेसिंग सेंस दोनों का सर बताइएगा, क्योंकि फॉर्मल लड़कियाँ भी बहुत, अब तो लड़कियाँ टॉप ज़्यादा कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियाँ और लड़के जो है कैसा पहन के जाए? फॉर्मल पहनना चाहिए और खास कर ब्लेजर सर, क्योंकि भी गर्मी है तो आप बताइए। नहीं, अगर आप ब्लेजर में कॉन्फिडेंट है, वैसे ब्लेजर को लेके बहुत लोग इसमें से पूछेंगे, देखिए इसमें क्या है ना कि ब्लेजर ऐसा कोई मैंडेटरी जी हाँ यूनिक कोड में नहीं है। जी हाँ। लेकिन अगर आप ब्लेजर पहन करके कॉन्फिडेंट फील कर, देखिए कई बार क्या होता है कि हम कोई ऐसा ड्रेस जो कि हम यूजुअल नहीं है, जैसा मैं रिकमेंड करता हूँ। सर एक मूवी हमने देखा था अभी 12th फेल, उसमें जो जूता पहनने के बाद वो चल नहीं पाता है, तो सर वो क्या? मैं जो रिकमेंड करता हूँ कि अगर ज़्यादातर लोग जो न्यू ड्रेस ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो वो न्यू ड्रेस डायरेक्ट उसी दिन ट्राई नहीं करें, कम से कम 1-2 बार उसको पहन ले, कंफर्टेबल हो जाए, हाँ, उसके बाद उसको पहन करके जाएं। और जिस ड्रेस का फिटिंग का भी बहुत, जिस ड्रेस में आप कंफर्टेबल है, जो ड्रेस आपको ऐसा नहीं करे कि आप किसी मतलब जस्ट मेक इट अ नॉर्मल डे। जी, मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि आप अपना डेली रूटीन भी क्या कीजिए, आपका डेली रूटीन जो है आप एकदम ये तैयार रहिए, अपनी जो आपकी जो बॉडी की बायोलॉजिकल क्लॉक है, सुबह 9 बजे से लेकर के शाम तक जब तक इंटरव्यू का टाइम होता है, इस टाइम पे आपको सोना नहीं है, आपको एकदम प्रिपेयर रहना और मेक इट अ नॉर्मल डे। नॉर्मल डे में एक जेंटलमैन बन करके, जेंटलमैन बन करके जाने की जो प्रक्रिया होती है, उसको करके जाया जाए। बहुत ज़्यादा ड्रेस को लेकर के, अपने लुक को लेकर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉन्शियस। बट कलर को लेकर बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कलर कैसा होना चाहिए ड्रेस का। लाइट कलर हमेशा रिकमेंडेड होता है, बिल्कुल। हाँ, बॉयज अगर क्या बात, गर्ल्स का सर बात, लाइट कलर, साड़ी या फिर हाँ, साड़ी जो है, साड़ी रिकमेंडेड होता है, या सलवार सूट पहन सकते हैं। जी हाँ, जो भी फॉर्मल जो है, एथनिक वेयर जो है, उसको हम लेकर के जा सकते हैं वहाँ पर, तो वो चलता है। मतलब कुछ ऐसा भी आप मत पहनिए जो कि उस दिन के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाए। और समर है, मुझे लगता है रेनी सीजन में अगर हो जाए तो लोग ब्लेजर डाल भी सकते हैं। और ब्लेजर अगर टाई आप नहीं भी पहन रहे, आप एक अच्छे फॉर्मल अटायर में हैं, तो भी इंटरव्यू में एक अच्छा इंप्रेशन वो चलेगा, जाता है। बिल्कुल। ओके सर। और सर एक मेरा जो आपसे लास्ट सवाल था कि क्योंकि 10-15 दिन बचा है मात्र अब, तो इस टाइम में बच्चे ये जो अपना मोरल है कैसे उसको हाई रखें, क्योंकि ये एक बड़ा सवाल है। वो मतलब पैनिक हो चुके होंगे कि टाइम कम है, मुझे तैयारी करना है, मुझे ड्रेस भी अपना ये सब देखना है, मुझे मॉक देना है, तो बहुत तरह का दिमाग में उनका चल रहा होगा। अपने आप ये अपने मोरल को ये कैसे करें, हाई कैसे करें? देखिए 2 चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा। सबसे पहले तो आप मोरल सर मेन चीज़ है इंटरव्यू के लिए। बार आपको इन बच्चों को याद करना होगा कि आपने जेपीएससी का प्रीलिम्स और मेंस 2 एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, और चूंकि आपने प्रीलिम्स और मेंस क्वालिफाई किया है तो आप ऑलरेडी एक बहुत क्रीम क्राउड में आप आ चुके हैं। ये साबित हो चुका है कि आप नॉलेजेबल हैं, आप पोटेंशियल कैंडिडेट हैं। ये तो साबित हो चुका है कि यू आर फिट टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। अब इसके बाद कुछ चीज़ें जो वो डेस्टिनी पे है, ये रखना चाहिए। दूसरी बात, अगर इसमें से कुछ बच्चे जो मैंने मॉक जब मैंने लेता हूँ तो मैं देखता हूँ कुछ बच्चे बहुत नर्वस घुसते हैं। हाँ ये सर है, मतलब एक बहुत नर्वस स्टेज में वो बच्चे घुसते हैं। देखिए इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अपने लाइफ के जो अचीवमेंट्स हैं उन अचीवमेंट्स को याद करना है, नेगेटिव को याद नहीं करना है। आपको ये याद करना है कि आप कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं। यानी हो सकता है आपके 10th में कम नंबर हो, लेकिन आज आप जेपीएससी का इंटरव्यू दे रहे हैं, तो ये आपके लिए एक अचीवमेंट है। अपने अचीवमेंट्स को याद कीजिए। और इस सिविल सर्वेंट को बनने के लिए ऐसी चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा फैसिनेट करती है,
एक एग्जांपल लेके चलता हूँ, जी मान हाँ। लीजिए कि आप सिविल सर्वेंट्स की पॉपुलैरिटी से बहुत फैसिनेट होते हाँ हैं, क्योंकि पॉपुलैरिटी आपको बहुत पसंद है, जी, तो आप उन सिविल सर्वेंट्स को देखते रहिए, उनके वीडियोस सुनते रहिए। जो बहुत फेमस है, या सर। तो आपको फैसिनेट करेंगे कि मैं ये बन सकता हूँ। जी हाँ। अगर आपको सिविल सर्वेंट्स की लाइफ स्टाइल बहुत पसंद होती है, वो आप देखिए। जी हाँ। अगर सिविल सर्वेंट्स का सोसाइटी पे कंट्रीब्यूशन आपको पसंद है, जी तो हाँ। ऐसे सिविल सर्वेंट्स विजय कुमार जैसे सिविल सर्वेंट्स जिन्होंने बहुत कुछ देश को दिया है, उनकी लाइफ हिस्ट्री आप पढ़िए। अगर आप सिविल सर्वेंट्स अपने फादर मदर की ज़िंदगी बदलने के लिए बनना चाहते हैं, जी हाँ। तो आप उनके भी कंडीशन को याद कीजिए। तो ये उनके बैड टाइम्स को देखना है। हाँ, तो ये चीज़ें आपको सेल्फ मोटिवेट मोरल हाई करेगा उनका यहाँ पर रहने के लिए, और एकदम कॉन्फिडेंट रहिए कि आपने प्रीलिम्स मेंस ऑलरेडी क्वालिफाई किया है, जी हाँ। तो आप ऑलरेडी क्रीम क्राउड में है, यू आर फिट टू बिकम सिविल सिविल सर्वेंट। सर्वेंट। हाँ। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज डेस्टिनी। और ये जो 15 दिन है आपको एकदम अच्छे से रहना है, इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव बनने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। आप जो हैं आप वही बन करके मतलब साइकोलॉजिकली फिट रहना उनको। बिल्कुल बिल्कुल, इस आप time पे। मैनिपुलेटिव बन के बन जाइए नहीं कि है। मैं हूँ ऐसा और वहाँ पर जाके ऐसा दिखाऊंगा, ये पॉसिबल नहीं हो पाता। इसीलिए पैनल में एक से ज़्यादा लोग इसलिए भी होते हैं। एक साइकोलॉजिकल प्रेशर में जब क्या होता है, आपसे एक पैनल जब सवाल करता है, तो आप ज़्यादा मैनिपुलेट उनको भी नहीं कर पाते। सर आप साइकोलॉजी पकड़ पे एक जाते सर सवाल था कि बच्चे ब्लैंक हो जाते हैं बहुत बार, आपने सर देखा होगा, तो उस कंडीशन में क्या करें वो, क्योंकि ब्लैंक अगर हो गए तो फिर तो पूरा इंटरव्यू उनका खराब हो जाएगा। देखिए तो बच्चे- कैसे वो संभाले खुद को उस हैं। टाइम देखिए पहली बात तो पैनल काफ़ी ज़्यादा फ्रैंक होता है। जी हाँ। कोई बच्चा अगर उनको लगता है कि वो ब्लैंक हो रहा है, तो तुरंत उसको दूसरा सवाल तो वो कर ही ओके सर, देता है। हाँ, इसके लिए मैंने कहा कि कम से कम 4-5 मॉक इंटरव्यूज आपको जो है वो करने चाहिए। देना चाहिए सर। हाँ। देने वो चाहिए। हम कराने वाले सर अभी यहाँ और पे। मॉक इंटरव्यूज के अलावा बच्चे ये भी कर सकते हैं, जैसे कि जो स्टैंडर्ड सवाल मैंने आपको बताया, हर स्टैंडर्ड सवाल की प्रैक्टिस उसके माइंड में होनी चाहिए। यानी कि किसी ने आपसे पूछा कि भाई टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उनको क्या जवाब देना है, और ये जो जवाब देना है ये पूरा का पूरा भी पैरोट की तरह रटना नहीं है आपको। जी जी हाँ। मतलब ये एक ऐसा लगना मतलब आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं इसका हाँ। आंसर कर सकता हूँ। ऐसा लगना चाहिए कि आपका नेचुरल रिएक्शन आपकी बॉडी से आ जी रहा है, हाँ। आप बिल्कुल एक नेचुरल इसका जो है आप जवाब दे रहे हैं। और इसलिए अभी फिलहाल अगले 15 दिन तक मॉक छोड़ करके बाकी चीज़ों में इन्वॉल्व होना ठीक नहीं। बाकी जो मतलब कि थोड़ा सा सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल न्यूज़ या फिर ऐसे आपके रिलेटिव्स जो आपको बार बार डिमोटिवेट करते हैं और बार बार आपका मोरल फिर उनका डाउन करेंगे फिर। आपसे पूछते हैं कि भाई इंटरव्यू कब है, ऐसे लोगों से दूर रहें। कोई आपका ऐसा दोस्त है जो रोज एक नया बुक लाके आपको दे देता है, हाँ, वो फिर कंफ्यूज कर रहा उनसे है। भी आप दूर रहें। तो ऐसे कंफ्यूजन के स्टेज से दूर रहना है। बिल्कुल कंफ्यूजन के स्टेज से दूर है। अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा जो है बनाए ऊपर रखें। रखना है, यू कैन डू इट, इसको लेकर चलना है और आप निकलेंगे। और सर मीडियम, एक सर मेरा, अब मैं चंद सवाल और करूंगा आपसे। एक सर मीडियम का आता है कि मैंने मेंस तो दिया मतलब इंग्लिश मीडियम में, अब मैं इंटरव्यू में कौन सा मीडियम में इंटरव्यू दूं, तो ये सर मीडियम का इस क्या बार है? जो डैफ में फॉर्म भराया हुआ है, मेरी जो जानकारी है उसमें उसी समय उन्होंने मीडियम पूछ लिया जी था, हाँ। इंटरव्यू का पूछा था। जी। लेकिन अगर कोई बच्चा मान लीजिए डैब भरने के बाद भी अगर लगता है अगर कि इंग्लिश मीडियम से है वो, जी हाँ, और वो इंटरव्यू में देना चाहता जी है, हाँ। तो उसके लिए एक ही सलाह है कि वो बहुत ज़्यादा अपने आप को हिंदी मीडियम वाला स्टूडेंट बनाने की कोशिश ना करे। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके। अगर हाँ। उसको इंग्लिश बीच बीच में है कुछ वर्ड्स, तो बोले कि बहुत ज़्यादा हार्म नहीं तो है। उसमें इशू तो कुछ मार्क्स का नहीं होगा उनका? नहीं, मार्क्स का कोई इशू नहीं है, लेकिन उसको पूरी तरह इंग्लिश में नहीं बोलना है। जी जी जी। मतलब मान लीजिए अगर किसी अगर वो ने बोल नहीं पा रहा है, मानते किसी हैं ने मान लीजिए कि जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द पढ़ा है, तो जुडिशियल एक्टिविज्म का हिंदी वो नहीं बोल सकता है वहाँ पर। जी हाँ। और अगर वो यहाँ पर ये कोशिश करेगा कि मेरा इंटरव्यू हिंदी में है, मैं जुडिशियल एक्टिविज्म को हिंदी जी में जी बोलूं, हाँ, मैं ये पूछने वाला तो था। वहाँ पर वो फिर हिंदी टर्म्स यूज गड़बड़ करना हो पड़ेगा, जाएगा। हिंदी टर्म्स यूज करना वो चाहिए गड़बड़ हो जाएगा। अनलेस वो हिंदी में इतना हो सकता है, कोई बच्चा जी ऐसा हो हाँ। जो कि इंग्लिश हिंदी दोनों में बहुत ज़्यादा इफिशिएंट हो, तब तो अलग बात है। लेकिन नॉर्मल केसेस में ऐसा नहीं होता है। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जो स्टैंडर्ड टर्म्स होते हैं वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। मतलब अगर आपने इंग्लिश भरा है तो टेक्निकल टर्म्स आपको इंग्लिश में बोलना चाहिए, हाँ। और हिंदी भरा है तो टेक्निकल टर्म्स आपको नॉर्मल हिंदी में हम बोलना जो चाहिए। नॉर्मल बाकी बातचीत आप कर सकते हैं। नॉर्मल जो बातचीत बातें आप कर करते सकते हैं, हैं, हाँ। क्योंकि वहाँ पर भी पैनल में जो लोग होते हैं वो भी लोग ऐसे नहीं है कि इंग्लिश वो चलेगा नहीं, हाँ हाँ। बिल्कुल आराम से चलेगा। तो इसलिए इसको लेकर वो कॉन्शियस हो जाए। नॉर्मल जिस तरीके से हम बात करते हैं, जहाँ पर इंग्लिश के टर्म्स को इंग्लिश में यूज़ करते हैं, नॉर्मल एक कॉन्वर्सेशन में जो सेंटेंसेस हम हिंदी बनाते हैं वो, और सेम चीज़ हिंदी वालों के लिए एप्लीकेबल जी है। हाँ। अगर उनका हिंदी है और उनको भी लग रहा है कि कोई वर्ड बहुत कोर हिंदी में ही होता है, तो वो हिंदी ही बोले। जरूरी नहीं कि वहाँ पर वो इंग्लिश मतलब लेके आए। जबरदस्ती इंग्लिश को लेकर के नहीं है। मतलब नॉर्मल, मैंने कहा इंटरव्यू का मतलब इट्स अ कॉन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल, दो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, असेसमेंट पर्सनालिटी का। असेसमेंट्स बातें कर रहे हैं, यही उनको रखना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ और करने की जरूरत सर नहीं आपने बहुत अच्छे से बच्चों को बताया हर चीज़, और वो सुनेंगे तो उनको मतलब फ़ायदा मिलेगा। सर कुछ टिप्स लास्ट में जो बच्चों को अभी करना चाहिए, टिप्स जो आपको लगता है नहीं, टिप्स यही है कि आज से अभी से आपको जो मैंने 4 चीज़ें बताई है, सबसे पहले डेफ पे काम करना स्टार्ट कीजिए, दूसरा झारखंड करंट अफेयर्स, तीसरा जो है नेशनल करंट अफेयर्स, और चौथा अपने सब्जेक्ट पे काम कीजिए। और बहुत ज़्यादा कोचिंग्स, मल्टीपल कोचिंग्स की हेल्प नहीं लेना मेरे कन्फ्यूजन का स्टेज आ जाएगा। अगर कोई बच्चा चाणक्य से जुड़ा हुआ है
तो वो या फिर आना चाहते हैं वो भी चाणक्य में आना चाहते हैं, तो चाणक्य से इंटरव्यू जो के भी लिए, चीज़ें जा रही हैं, मान लीजिए मैंने कुछ दिया, कल एक लेक्चर है, कुछ परसों ऑफिसर एक लोग भी लेक्चर आएंगे है, अभी। मॉक है, उस पर स्टिक रहे। होता क्या है कि अगर आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट या फिर मल्टीपल लोगों से किसी चीज़ के लिए मिलते हैं, तो कई बार क्या होता है, ओपिनियन क्लैश करता है। जैसे मैंने सर वो तो करेगा ही, मैंने आपको पैनल अमर में। सेन की कहानी बताई कि मेरा ओपिनियन हो सकता है दूसरे बांसुरी का जो आपने बताया मैंने जो आज तक जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं इतने साल से मॉक्स ले रहा हूँ, जी जी, कैंडिडेट सक्सेस हुए हैं, और जो मैंने देखा है, मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स को देखा है जो बोलने में इतने अच्छे नहीं थे। मैं आपको यूपीएससी में कुछ रैंकर्स बताऊंगा जो कि मतलब लेक्चर भी ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं, लेकिन उनको इंटरव्यू में बहुत अच्छे नंबर मिले हैं। उसके पीछे रीज़न वही है, यूनिडायरेक्शनल थे वो। रीज़न है कि वो ऑनेस्ट थे। जी जी हाँ, वो भले बहुत ज़्यादा आर्टिकुलेशन उनका सही नहीं था, आर्टिकुलेटिव नहीं थे, बट दे वर रैशनल, वो रीजनेबल थे, वो एक सिविल सर्वेंट की क्वालिटीज को वो क्वालिटीज सूट करता है। आपने देखा होगा कई बार, मान लीजिए जो सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑलरेडी आईएएस बन चुके हैं या पीसीएस क्वालिफाई कर चुके हैं, तो उसमें से बहुत सारे लोग आर्टिकुलेटिव नहीं होते हैं, बहुत लोग वो नहीं ज़्यादा बोल पाते हैं, कम बोलते हैं, पर काम बहुत करते हैं। ऐसे लोग हैं सर, बहुत सारे लोग। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अगर आप ओपिनियन बेस्ड लेने लगे तो ये भी आपके लिए हार्मफुल रहेगा। हार्मफुल होगा। आपने अगर जैसे कुछ बना लिया, मतलब आंसर आपका ऑनेस्ट होना चाहिए। आपने अगर एक आंसर बना लिया है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि भाई 8 साल तक तुम क्या कर रहे थे, वाई यू वर सो कंसर्न अबाउट गवर्नमेंट सर्विसेज एंड नॉट अदर सर्विसेज। अगर आपने आंसर एक फ्रेम कर लिया है कि मेरा आंसर ये है कि मैं इसलिए 8 साल से लगा, मैं तैयारी में था या जो कि मैं प्रिपरेशन कर रहा था और साथ साथ में मैं पार्ट टाइम ट्यूशन वगैरह भी पढ़ाता था, और सर मेरा प्लान ये है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं फिर जो है टीचिंग करियर। एक ऑनेस्ट आंसर जो था उसका अपना, अगर उसने ये बना लिया है तो आप उसको बना के रखिए। जी, अगर आपने बना लिया है, आपने फिर कोई यूट्यूब खोल लिया और उसने वहां पर बोल दिया एक फैंसी आंसर बता नहीं सर, ये भी तो हो सकता है कि 5 जगह मॉक दे, तो हर एक आदमी तो अलग है अपने आप में, उसका ओपिनियन अलग है, उसको 5 ओपिनियन सेम क्वेश्चन पे मिल जाए तो उसका माइंड तो 5 साइड चलेगा फिर इंटरव्यू पैनल के सामने। नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है कि अगर आप एक्सपर्ट्स की बात करेंगे तो एक्सपर्ट्स में बहुत ज्यादा वेरिएशन रहेगा। अगर हमने ही मान लीजिए मॉक पिछले बार, बट सर बहुत जगह क्या होता है, एक्सपर्ट होते नहीं, वो कोई भी इंटरव्यू ले लेते हैं, तो यही मैं कह रहा हूँ ना, ये डेंजरस है। हाँ, ये जैसे मान लीजिए मुझे तो याद है भाई, मैंने जब भी मॉक चाणक्य में लिया है या कहीं पर भी लिया है, तो जो हमारा जो पैनल होता है, तो हमारे पैनल में कोई बहुत डिफरेंशिएशन नहीं आता। तो सक्सेस रेट भी था ना लास्ट टाइम, 70-80% लोग रिकमेंडेशन देते हैं। मैंने मान लीजिए जो रिकमेंडेशन दिया, तो दूसरे सर का भी वही रिकमेंडेशन रहता है। जी हाँ, तो मोर और लेस इंटरव्यू को लेकर मतलब पैनल अच्छा हो जहाँ वो मॉक दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप मतलब अननेसेसरी आप बहुत सारे मॉक्स अटेंड करेंगे, बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेंगे, तो इसका नुकसान भी आपको जी, मैं वही आपसे पूछने वाला यही मैं कह रहा हूँ कि बच्चे कूल माइंड होकर के, आपने जिसको भी डिसाइड किया है कि मॉक यहाँ देना है, इतने मॉक्स देने हैं, आप उसको फिक्स करके आप उसको बस एग्जीक्यूट कीजिए। बहुत ज़्यादा डाइवर्ट इधर होने, मतलब एक गुरु लेके चलना है ताकि आपको सफलता निश्चित हो सके। जी हाँ, तो ये थे हमारे साथ अजय सर, जो पिछले 8 सालों से चाणक्य अकेडमी में पढ़ा रहे हैं बच्चों को, पॉलिटिकल साइंस इससे एथिक्स का क्लास लेते हैं। साथ में जब भी इंटरव्यू होता है जेपीसी या किसी ये मतलब यूपीएससी किसी एग्जाम का, तो सर पैनल के मेन मेंबर होते हैं। तो ये आपको जो टिप्स दिए, ये बहुत आपके लिए काम करेगा। आप चाहें तो अकेडमी में जब भी आप आएंगे मॉक के लिए, तो सर आपको मिलेंगे, तो ये टिप्स इनसे आप सामने आके भी लेंगे उस समय। तो आप लोग सब चाणक्य अकेडमी में कॉल करके, जो नंबर आपको शो हो रहा है नीचे, आप जो ऑनलाइन क्लास या ऑफलाइन क्लास होने वाला है इंटरव्यू के लिए, मतलब गाइडेंस के लिए, आप वो भी कर सकते हैं। और साथ में मॉक भी हम लोग का 4-5 दिन में जल्दी स्टार्ट होने वाला है, तो आप उसके लिए जुड़ के जो भी आपका जो फैसिलिटी मिल रहा है उसका फ़ायदा उठाइए, और भगवान करे आप लोग सफल हो। आप लोग को सबको जोहार, धन्यवाद।